नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजीव गुप्ता है और आज मैं आपसे हिंदी में बात करना चाह रहा हूं ताकि मैं आज कोई आपके साथ जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कोई पढ़ाई लिखाई के मामले नहीं है और कोई बिजनेस कोई व्यापार से संबंधी बातें नहीं है। मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं जिससे पूरी दुनिया भी दुनिया प्रभावित है, वो है कोरोना वायरस। हमारे पास मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद है जिसे कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है और कहाँ से आया। ये सारी बातें अभी विवादित है, अभी पता नहीं इसके पीछे क्या जानकारी निकलेगी और कौन इसके जिम्मेदार होंगे, अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो हो रहा है, आज जो कोरोना वायरस की दौड़ है, इससे लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे जो इकोनॉमी को प्रभावित किया जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं सोच रहे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे माध्यम से पता करने की कोशिश की कि कोरोना वायरस के उपरांत क्या होगा, इसके बाद क्या है। अभी तो हमें पता है क्या हो रहा है, हम कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। इसका हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से झरझर हो गई है। बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे व्यापार इससे प्रभावित होंगे। वो सब बातें सभी को पता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को होने वाला है क्योंकि हमारी जीडीपी जो है, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी ऑलरेडी निगेटिव में है। टेक्निकली हम लोग इसको शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव में, बट हमारी जीडीपी टोटली निगेटिव में है। और ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस ऑलरेडी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसेस के पास कैश फ्लो तो होता नहीं है, क्रेडिट में चलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लाईज आते हैं चाइना से बहुत सारे हमारे जो सामान है वो चाइना से ही आते हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस हैं उसके पास कैश फ्लो तो होता नहीं है। तो और दूसरी बात है कि यहाँ की सरकार कब तक उन कंपनियों को बेल आउट करते रहेगी। एक कल्चर में जो देखा 10 साल ऑस्ट्रेलिया में जो रह के कि सारी कंपनियां हैं, इन्हें पता होता है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होता है कि अरे चलो कुछ नहीं, हमारा कम परफॉर्मेंस खत्म होगा तो अगर हम लोग डूबेंगे तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऑस्ट्रेलियन सरकार के पास टैक्स पेयर के तो पैसे पड़े हैं, वो हमें बेल आउट कर देंगे और हम लोग पैसे लेके चल जाएंगे। टोनी एबट, ऑस्ट्रेलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो एक पहले व्यक्ति थे, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि हमें ये व्यापारों, इस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े उद्योगपति को ये जो हैंड आउट देते हैं, जो कैश देते हैं और उनको ये कल्चर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप जान ही सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, टोनी एबट को ही निकाल दिया गया सरकार से। ऑस्ट्रेलिया में ये कॉमन है, जो भी इन व्यापारियों के खिलाफ कुछ भी बोलता है उन्हें हटा दिया जाता है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इसके बाद किस तरह इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। इस सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ टैलेंट है लेकिन टैलेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है। और जो व्यक्ति इसको रन करते हैं उनके पास कोई बैकअप नहीं होता है। आज कैसे कर जाए, उनका मेन मकसद होता है कि आज का दिन कैसे निकल जाए, कल की सोचेंगे। लेकिन आर्थिक व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, सरकारें ऐसी नहीं चलती है और देश ऐसे नहीं चलता है। देश के पास 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का प्लान होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। इनका भरोसा यही है कि चाइना हमसे हमारा आयरन ओर्स, हमारा डायमंड, हमारा गोल्ड, हमारे रिजर्व खरीदेगा बस, और हम उसके पैसे से एंजॉय करेंगे, उस पैसे से हम लोग आनंद उठाएंगे। वो होने वाला नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अभी हमारे पास चैलेंजेस जो न्यू इकोनॉमी के लिए है, क्योंकि डिजिटल बूम ने अभी हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ये जॉब को ख़त्म कर दिए हैं। इस सभी को मानना पड़ेगा, जॉब अभी हमारे पास है नहीं और जॉब वो दोबारा क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत सारे ऐसे जॉब हो गए जिसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये विश्व व्यापक चीज़ है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज, अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि इसके बाद क्या। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं आया। स्टिमुलस पैकेज आ गए हैं, सरकार ने बहुत सारे पैसे डाले हैं इकोनॉमी में पंप कर जाए,
लेकिन इकोनॉमी रिकवर कर जाए, इकोनॉमी फिर से वापस उसी रफ्तार पे आ जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलियन जीडीपी कभी भी 3.5% से ज़्यादा आगे नहीं गई है, जो कि एक चिंता के विषय है। लेकिन बहुत सालों से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अभी तक हम लोग की जीडीपी 0.5, जब 0.5 के आसपास है, वो भी टेक्निकली जोर जबरदस्ती करके उनको रिसेशन से बाहर किया गया है, जबकि रिसेशन से बाहर हम लोग कभी हुए ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, उद्योग यहाँ पे आते ही नहीं है, और हमारी जो सरकार है उद्योगों को लाने की कोशिश ही नहीं किया जा सकता है। कोई कोशिश करते भी नहीं है, और किसी तरह की ऐसी कोई भी मैंने देखा नहीं कि किसी तरह का संकेत बाहर के उद्योगों को दिया जाए ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो 100 साल 50 साल पुराने उद्योगपति हैं, इन्होंने यहाँ की आर्थिक, यहाँ की सरकार पे और यहाँ के सरकारी कर्मचारियों पे इस तरह इस तरह का कंट्रोल बना लिया, इस तरह का संतुलन बना लिया है कि उनके बगैर अब कुछ नहीं हो सकता। और ये साधारण सी बात है, कोई भी अपने खिलाफ एक अपना कंपटीटर कभी नहीं बनाना चाहेगा, अपने प्रतिद्वंदी कभी नहीं बनाना चाहेंगे। उनका भी अपनी तरफ से पक्ष सही है, लेकिन सरकार का काम होता है किसी एक कंपनी उद्योगपति के लिए ना काम करके देश हित में काम किया जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। 2008 के जो आर्थिक मंदी आई थी विश्व में, उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया कभी रिकवर नहीं हो पाए। ये एक फैक्ट है जिसे हम सभी को मानना चाहिए। हम लोग जोर जबरदस्ती करके इधर से उधर से करके हम लोग अपने आप को कितना भी बढ़िया दिखा लें, ऐसा है नहीं। लेकिन हमें कोई हताश होने की बात नहीं है, और कोई निगेटिव, और ये नहीं कि मैं आपको निगेटिव तरह से बता रहा हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया को नीचा दिखाने का कोशिश, ऐसा मेरी कोशिश नहीं है। कोशिश यही है कि एक मंच पे इसके लिए एक डिबेट होना चाहिए, इसके लिए एक चर्चा होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को बुला के, जो किसी उद्योगपति जो जीना राइनहार्ट, एंडी फॉरेस्ट और उनके टीम से अलग हो, जो अब उनको ना रिप्रेजेंट करके वो एक ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को, साधारण ऑस्ट्रेलियन को रिप्रेजेंट करे। ऐसे बंदों को हमें लाके इस डिस्कशन में बैठाना होगा और उनसे भी पूछना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। चाइना के भरोसे रहना, ये आप सभी ने देख लिया, पूरा विश्व पे चाइना के सप्लाई चेन पे निर्भर था, और हम लोगों ने आज देख लिया क्या हुआ है। तो हमारा मकसद है कि इसके बाद क्या, एक चिंता का विषय है। मैं भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से जिज्ञेस मैंने पूछा भी, उनसे चर्चा भी करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाया मुझे, ऐसा कोई फुल प्रूफ जिसे कहा जाए एक बहुत ही संगठित और बहुत ही प्रेरणादायक ऐसा कोई मुझे नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के चंगुल से बच गया। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम है। इसका एक ही कारण है कि इसकी बहुत बड़ी दुविधा है। एक आपदा ने हमारे दूसरे आपदा को बचा लिया। मेरा कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुआ, उसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया में आए नहीं, और ऑस्ट्रेलिया का रीजनल भी बहुत जगह लॉकडाउन हो चुका था, मतलब बंद हो चुका था, जहाँ पे टूरिस्टों को जाने नहीं दिया गया। इसी कारण बहुत सारे शिप्स, जो समुद्री जहाज जो आते हैं टूरिस्ट को लेके, वो लोगों ने भी अपनी जो थी निर्धारित यात्रा की सूचियाँ, उसको भी बदल दिया। और वो बुश फायर जो हुआ तो उसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट आ नहीं पाए, और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया का हुआ कि कोरोना वायरस के केसेस कम हुए ऑस्ट्रेलिया में। जो भी केसेस आए वो समुद्री जहाज पे आए हुए पर्यटक के द्वारा ही हुए हैं। ऐसे और ऐसे किसी तरह की अभी तक कम्युनिटी टू कम्युनिटी संक्रमण का फुल प्रमाण नहीं मिला है। जबकि हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि उनको कोरोना वायरस कैसे हुआ। 17 WA की बात करें तो 600 से ज़्यादा केसेज हैं, जिसमें से 17 ऐसे केसेज हैं जिसमें पता नहीं उसको संक्रमण किस तरह से मिला गया। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, मैं लोग इकोनॉमी की जो बातें मैं कर रहा था उसको मैं वहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि
वीडियो बहुत लंबी हो जाने के बाद यूट्यूब में बहुत दिक्कत होती है पोस्ट करने में। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस के पास, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को हुआ। चाइना आग गड़ाए हुए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कंपनियों को खरीदने के पीछे वो चाह रहे हैं कि ये सब कंपनियां अपने आप बर्बाद हो जाए, ताकि वो कौड़ियों के भाव में इसको खरीद लिया जाए। ये चाइना की हमेशा की पॉलिसी रही है, और चाइना पे ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इतना ज़्यादा प्रभाव कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी उनके साथ बीजिंग के बिना कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी डोमेस्टिक में भी कोई इशू हो जाता है तो चाइनीज़ कंसुलेट और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन आ जाते हैं, तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं छोटे से छोटे सामान्य से केसों में। जैसे अभी हमने वाघा वाघा का केसेस देखा, एक छोटा सा काउंसिल, विक्टोरिया की एक छोटा सा काउंसिल, उनका भी डिसीजन इन लोगों ने वापस करवा दिया चाइनीज़ कंसुलेट के कहने पे। दूसरा एग्जांपल, एक दो चार इंसिडेंट हुए बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अभी इमोशन ज़्यादा है, थोड़ा लोग बहाव में आ जाते हैं। जबकि मैं टोटली किसी भी तरह की हिंसा को के प्रति खिलाफ हूँ। मैं किसी भी कि ये हमारी ऑस्ट्रेलियन कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर किसी को बदनाम करके, किसी को मार के, किसी को पीट के हम लोग वाहवाही लूटने वाले लोग नहीं हैं। हम ऑस्ट्रेलियन कल्चर, हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। हमारा मकसद है कि बैठ के चिंता भावना करके, विचार विमर्श करके सभी प्रॉब्लमों का, सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ आज के ऊपर, तो कोरोना वायरस के ऊपर करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। अब कोरोना वायरस में अभी का जो माहौल है, अभी जो दौड़ लगी है कि इसका वैक्सीन किसके पास है, कौन है जो वैक्सीन बनाएगा। मुझे पता है जब कोरोना वायरस का बीमारी चल ही रही थी, कि जबकि इसकी हवा जब उड़ ही रही थी, तो ऑस्ट्रेलियन कुछ कंपनियों ने आके डिक्लेयर कर दिया, और मेरे पास तो इसकी वैक्सीन पड़ी है, मेरे पास तो इसकी दवा है, मैं चाइना को मदद करना चाहता हूँ। लेकिन सच में क्या आज तक वो कंपनियाँ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ही थी सबसे पहले जिन्होंने बोला था, भाई साहब के पास अभी तक कोई दवा का और कोई वैक्सीन का कोई प्रमाण ही नहीं है, हम ट्रायल करेंगे अप्रैल में ट्रायल करेंगे। अप्रैल ख़त्म होने को आई, लेकिन ट्रायल हुआ नहीं। तो इस तरह बहुत सारी यूएस की भी कंपनियां थी, यूके की भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियों ने कहा कि हम वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएस ही था जिन्होंने बोला हमने ह्यूमन ट्रायल भी किया है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, और ऑस्ट्रेलिया में मौतें अभी तक जारी हैं, केसेज कोरोना वायरस के केसेज अभी तक जारी हैं। अभी जो है, अभी पता चल रहा है 7 कंट्री है, 7 कंपनियां हैं जो वैक्सीन के ऊपर लगी हुई हैं, जिसमें से 3 चाइनीज़ ही हैं। वो एक तो चाइनीज़ कंपनी है ऐसी, एक फार्मा कंपनी ऐसे जो WHO के पास रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो चाइना को छोड़ते हैं, उसके बाद जो है एक यूके में है, कि यूएसए में है, और एक ऑस्ट्रेलिया में है। सो अभी जो यूके की कंपनी है, उन्होंने भी दावा किया, लेकिन अभी तक किसी पर प्रमाणित तौर पे नहीं पाया गया है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार हो गया है। लेकिन हाँ, अभी तक जो पाया गया है कि कोरोना वायरस के 30 म्यूटेंट स्पीसीज ऑलरेडी हो चुके हैं और ह्यूमन में कन्वर्टेड हो गए हैं। कोरोना वायरस एक वायरस है, वायरस वो मैसेंजर आरएनए होता है। जो कोरोना वायरस है mRNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो मैसेंजर आरएनए क्या है, एक से वो इंफॉर्मेशन देता है हाउ टू चेंज द प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द हिंदी इंग्लिश में चला गया। मैसेंजर आरएनए जो रहता है वो एक संकेत देते हैं हमारे डीएनए को, किस तरह उनकी प्रोटीन सीक्वेंस को बना जाए। उसी के हिसाब से बहुत सारे वायरस के कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो अभी ये जो कंपनियां वैक्सीन के कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई भी फुल प्रूफ प्रमाण नहीं मिला है। एक इंडियन कंपनी है जो गुजरात की कंपनीज है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, उन्होंने पाया है इसका टोटल जेनेटिकल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, जेनेटिकल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। जब एक चीज़ की पूरी फार्मूला मिल जाता, अगर आप किसी तरह, अगर ह्यूमन के सारी हड्डियाँ, अगर आपको 206, 208 जो भी हड्डियाँ हैं वो पता होना चाहिए। अगर हमें पता होता है 206, 208 हड्डियाँ हैं, तो अगर किसी भी हड्डी में चोट आती है तो उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी हड्डी में चोट है, उसी के हिसाब से हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं।
जो जीएनए सीक्वेंस उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और सेपरेट कर पाए वो बहुत, उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग किस टारगेट पे करके, ताकि उसको किसी तरह निष्कासित किया जा सके ह्यूमन बॉडी से, या तो फिर उसको पूरी तरह से उसे ना ऐसा कर दिया जाए ताकि वो ह्यूमन पे जो आदमियों पे और औरतों पे जब ये ह्यूमन पे इफेक्ट ना कर सके। सो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसका वैक्सीन बन भी जाता है तो क्या वो वैक्सीन सब तरह के म्यूटेंट स्पीसीज को टारगेट कर पाएंगे, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, ना ही साइंस वर्ल्ड के पास है इस स्टेज पे। मुझे लगता है जो वैक्सीन कंपनियां जो अपने आप को अनाउंस कर रही है अपने मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए इस तरह के आगे आके ऐसे डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन बन चुका है, ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें पूरी तरह से रिजल्ट ना मिल जाए, WHO सर्टिफाई ना कर दे कि यूनाइटेड नेशन के तरफ से सर्टिफिकेशन ना मिल जाए कि हाँ ये वैक्सीन पूरी तरह से कार्यरत है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अभी जो वैक्सीन बनाने की दौड़ में जो आ रहे हैं वो सब आप देखेंगे सब बिलियनियर्स लोग हैं, ये वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इसमें जीना राइनहार्ट हैं, एंडी फॉरेस्ट हैं, ये लोग वो अपॉर्चुनिस्ट हैं जो किसी भी आपदा में टैक्स पेयर का पैसे लेने के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं, मतलब इच्छुक रहते हैं कि कैसे हमें टैक्स पेयर का पैसा मिले। आपने देखा ही एंडी फॉरेस्ट ने 90 टन मेडिकल सप्लाईज लाया है, इन्होंने दान देने के लिए नहीं लाया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम दान देंगे, उन्होंने कहा हम इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बेचेंगे, किस दर पे बेचेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, किस रेट पे बेचेंगे, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और ना ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने किस दर पे उनसे सामानें खरीदी हैं। ये तो यहाँ का कल्चर हो गया, यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो अभी जीना राइनहार्ट किसी कंपनी को फंडिंग कर रही है ताकि इसका वैक्सीन बना जाए, ताकि इससे पैसा कमाया जाए। बिल गेट्स भी इस रेस में दौड़ लगे हुए हैं कि किसी तरह इस वैक्सीन को बनाया जाए, और उसके बाद जिस भी कंट्री और बहुत सारे गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पैंडेमिक ये एक कंट्री के लिए नहीं, एक से एक देश के लिए नहीं, एक देश ही इससे ग्रसित नहीं है, इससे कई देश ग्रसित हैं। तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो दवा बना जाए उसके बाद उन देशों को बेचा जाए। आप देखेंगे, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी 6 बिलियन के आसपास का आबादी है पूरे विश्व में, ठीक है, और ये दवा अगर जो भी बनाएगा पहले उसके लिए लॉटरी लगने जैसी बात है। इसीलिए सारे बिलियनियर इस रेस में दौड़ चुके हैं, क्योंकि ये दवा सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं खरीदेगा, ये हाईली सब्सिडाइज होगा। जिस गवर्नमेंट के पास, जिस कंट्री में ये बेचा जाएगा तो वो गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट खरीदेगी उनसे उनके मुँह मांगे दाम पे और अपने पब्लिक के लिए खरीदना, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह कॉरपोरेशन ब्लैकमेल कर रहे हैं। वर्जिन का आप इशू देखा ही आपने, किस तरह सरकार से जो कंपनी जो ऑस्ट्रेलियन है ही नहीं, जो 8% ओनली ऑस्ट्रेलियन है, बाकी 90% से ज़्यादा उनका शेयर होल्डर बाहर के लोग हैं, उनका मालिकाना चाइना के पास है। चाइना 40% मालिकाना है, सिंगापुर 20% मालिकाना है, इस तरह करके बहुत बाहरी देशों, लेकिन सभी को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर अपना पैसा दे। क्यों भाई? हम लोग क्या, हमारा गवर्नमेंट करप्ट है इसका मतलब थोड़ी है हमारे आदमी बेवकूफ़ हैं। कब तक तो ये सब करते रहेंगे? अच्छा हुआ स्कॉट मॉरिसन ने पैसे नहीं दिए और अभी तक होपफुली आगे भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन के रेस में जो इस तरह दौड़ रहे हैं जीना राइटर, बिल गेट्स और वॉरेन बफे, ये सारे बिलियनियर के टीम जो 1% में आते हैं, इन लोगों को अपॉर्चुनिस्ट ही कहा, मतलब अवसरवादी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो कोरोना वायरस जैसे अवसर में भी मुनाफा कमाने में से नहीं बच रहे हैं। आप देखिए अभी तक ना ही जीना राइनहार्ट ग्राउंड पे आके कुछ बोल रही है, नहीं कर पा रही। यहाँ पे कोई भी कॉरपोरेशन अभी तक ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं किया है, चाहे वो एंड्रू फॉरेस्ट हो, FMG मेटल्स का हो, या जीना राइनहार्ट हो, रियो टिंटो हो, BHP बिल्टन हो, किसी भी कंपनियां ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं कर रही है।
जो कंपेयर टू आप देखेंगे भारत में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी संस्था आके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक। होपफुली हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बुश फायर के कारण, जो जंगल में आग लगने के कारण हमारे यहाँ टूरिस्ट की संख्या, हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम थी, जिसके कारण हम लोग बहुत बच गए। क्योंकि सिडनी, मेलबर्न दो पर्यटकों के लिए बहुत मनपसंदा जगह है। वो जगह पे बहुत सारे लोग नहीं आए, हम लोग बच गए कोरोना वायरस से। अभी तक हमारे पास कोरोना वायरस केसेस कम हैं, जो कि हम लोग टेस्टिंग भी कम कर रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई आपदाजनक हालात नहीं है, अभी तक कंट्रोल है। 3-4 दिनों में केसेस भी कम है। ये जहाँ मैं पर्थ की बात करूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो मैंने देखा है ट्रैफिक भी काफ़ी चलने लगा है रोड पे। पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। 24/7 में रोड हमारे सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। बाहर शॉपिंग सेंटर में लोग घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन कभी भी हुआ था। लेकिन जो भी हो, सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऐसी कोई कोरोना वायरस जैसे इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे परिस्थिति में नहीं है। और ये अच्छा हुआ ऐसे। और जो मैं बात करना चाहता था आपसे कि कोरोना वायरस के वैक्सीन की रेस में जो अवसरवादी लोग जो उसे हमें भूलना नहीं है। जीना राइनहार्ट, एंड्रू फॉरेस्ट, ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें भूलना नहीं। अभी तक इन्होंने कोई हेल्प नहीं किया हमारे ग्राउंड लेवल पे आके। अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिला जहाँ पे ये लोग हमें आके हेल्प कर रहे हैं। वैक्सीन के रेस में ये लोग आए क्योंकि यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। एंडी फॉरेस्ट ने 19 टन चाइना से जो सामान खरीदा उसमें से आधा से ज़्यादा बेकार है, आधा से ज़्यादा वापस कर दिया गया है। और वो सामान, और सबसे बड़ी बात है कि और वो सामान वापस जो बेकार के सामान हमें खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। कितने पैसों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दिया है, WA गवर्नमेंट ने दिया है, ये कभी भी हमारे पास सामने नहीं आएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है। ये चाइना जैसा ही है जहाँ पे सत्य आपको कभी जानने मिलेगा ही नहीं। इस सत्य खोजना एक भगवान खोजने के बराबर है। ना ही यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट, जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, वो सच बोलते हैं, ना ही यहाँ की सरकार सच बोलती है, ना ही यहाँ के नियम कानून बनाने वाले सच बोलते हैं, ना ही यहाँ के संविधान को चलाने वाले जो हमारे कानूनी संस्था है वो भी सच बोलते हैं। अभी हमने देखा जॉर्ज पेल के केस में कि कैसे हाई कोर्ट ने एक पेडोफिल जिसको कहा जाए, एक ऐसे घिनौना कार्य करने वाले आदमी को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया एक क्राइसिस पॉइंट में है, ये हमें भी पता है। और हम जैसे लोगों को, जो न्यू जनरेशन ऑस्ट्रेलियन है, उन्हें आगे आना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस सब को चेंज करना पड़ेगा। एंड हमें ऑस्ट्रेलिया को आगे करना पड़ेगा। धन्यवाद।